रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। जैसे आप सभी जानते ही हैं, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हम हमेशा एक दिव्यांग साथी के जीवन को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी जो चैलेंजेस हैं और वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन सारे पहलुओं को हम समझते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो साथी है वो बहुत ही स्पेशल है और मैं यूं कहूं कि वो मल्टी टैलेंटेड है। जब मैं उनकी प्रोफाइल सुन रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था, एक विजुअलाइजेशन ऐसा आ रही थी, एक दुर्गा है जो इतने सारे हाथ है और हर हाथ में कुछ न कुछ उनका जो काम है, सो चाहे वो अचीवमेंट्स हो या फिर वो काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की मल्टी टैलेंटेड और बहुत सारी पैशंस को लेते हुए, बहुत सारी हॉबीज को लेते हुए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। सो मैं ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी आप लोगों को। हमारे साथ आज बने हुए हैं दिव्या शर्मा जी, आप पंजाब से हैं। सो मैं थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आपको बता देती हूँ आपकी प्रोफाइल के बारे में। आप रेडियो उड़ान में रेडियो झांकी भी है, तो आपने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है और उसके साथ साथ कराटे भी जानते हैं, राइटर भी है, ब्लॉगर भी है, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं और व्हाट नॉट, म्यूजिक में भी उन्होंने अपना हाथ साफ किया है। तो दोस्तों, ऐसे मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्पेशलिटी कहो या फिर मल्टीटास्किंग करने वाली एक ऐसी नारी शक्ति के साथ आज हम मिलने वाले हैं और चलिए जानते हैं कैसे उन्होंने इतने सारी चीजों को अपने जीवन में या आत्मसात किया है और वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं ये सभी चीजें करने के लिए। और ये सभी चीजें जानना है तो हमें सबसे पहले उनको स्वागत करना होगा। दिव्या शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में मन की आंखों से और रेडियो मधुबन में। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। ये मेरा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैं आ रही हूँ और यहाँ पे आज आपके साथ बात करूंगी, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक रेडियो जैकी से जब बातचीत करते हैं तो होता है। हाँ, नहीं वो तो है। तो दिव्या शर्मा जी, मैं तो हैरान हो गई जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा कि इतनी सारी चीजें आप करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, गिटार, यूकेलेले, फिर आप वेट लिफ्टिंग, स्पोर्ट्स, कराटे, क्या नहीं करते हैं आप। तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीजें करने के लिए? देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं राइटिंग में हूँ, कॉर्पोरेट राइटिंग में जी। फ्रीलांस बिजनेस है तो उस एरिया में मैं काम करती हूँ, बट ये सभी पैशन हैं, इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो वीकेंड्स होते हैं, नहीं तो वर्कआउट जो होता है वो सुबह ऑफिस से पहले करते हैं या फिर रात को करते हैं। और म्यूजिक जो है वो साथ में चलता ही रहता है कि जैसे कभी वीकेंड्स हो गए या कभी छुट्टी हो गई या रात को कभी अनवाइंड करना हो तो तब बजा लेते हैं। तो इस तरीके से टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है। जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है और आप चाहते हैं कि ये चीजें करें, तो फिर कैसे भी करके आप उसके लिए वक्त निकालते हैं। बिल्कुल बात है। सो दिव्या जी, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। कैसे और कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आप पले पड़े हैं। इतने अच्छे अच्छे संस्कार आपके अंदर है, टाइम मैनेजमेंट और ये सभी चीजें सीखना। लर्निंग इज अ गुड हैबिट और वो इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। तो इतनी सारी चीजें आप सीख रहे हैं, तो बचपन में कहीं ना कहीं आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। क्या ऐसी चीज थी, कैसे आप आगे बढ़े हैं? देखिए, वैसे तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड मैं बाय बर्थ नहीं थी। 3 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ देखने में प्रॉब्लम है, तो तब वो मुझे डॉक्टर के लेके गए एंड दे सेड कि ग्लूकोमा है। और एक आंख में रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और एक में ग्लूकोमा दोनों में भी था वैसे। तो आई अंडरवेंट 5 सर्जरी हुई मेरी 5 साल की उम्र तक। एंड देन उसके बाद उस वक्त ये सर्जरी की गई, तो तब ये था कि फैमिली में पेरेंट्स हैं, बड़ा भाई है और मेरी एक ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन है। तो उनको भी सेम प्रॉब्लम क्या? नहीं, उन्हें नहीं है। मेरे सिबलिंग्स को, भाई बहन को, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे ही है। अच्छा जी। तो फिर मेरे मम्मी जो है वो इंग्लिश की लाइन में है, अब रिटायर हो गए हैं 2 साल पहले। तो उनके अंडर स्कूल में पढ़ाई शुरू की एक मेन स्ट्रीम स्कूल में। तो 8वीं तक 8th क्लास तक मेन स्ट्रीम स्कूल में मैं जाती थी, पढ़ती थी।
बट 8th क्लास में कहते हैं कि मोटिवेशन कैसे आई, तो कई बार होता है कि कुछ गलत एक्सपीरियंस होता है या फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है जो आपको एक तरह से मोटिवेशन बन जाती है कि आप कुछ ज्यादा करें अपनी लाइफ में। तो 8th क्लास में स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में कहा गया कि हमें नहीं पता कि ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, तो उन्होंने मतलब कहा कि आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू लीव। तो वो स्कूल और उसके साथ में जितने भी सिटी में स्कूल थे, जैसे मैं नयानंगल में रहती हूँ पंजाब इंडिया, तो यहाँ पे आसपास जितने भी 6-7 स्कूल थे सभी ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। तो तब बहुत ज्यादा धक्का लगा क्योंकि मेरे भाई बहन फ्रेंड सभी स्कूल जाते थे। तो कुछ महीने प्रॉब्लम रही, थोड़ा सैड हुआ, डिप्रेशन जैसी फीलिंग रही, पर फिर पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत गाइड किया और मम्मी जैसे इस प्रोफेशन में ही है तो उन्होंने निकलवाया कि पंजाब जो बोर्ड है, पहले मैं सीबीएसई में थी, फिर पंजाब बोर्ड में ये ऑप्शन था कि अगर आप 10th क्लास की उम्र के हो जाते हैं तो आप 10th के कॉरेस्पॉन्डेंसली दे सकते हैं। तो फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंटली 10th क्लास में पहली बार कोई एग्जाम दिया राइटर के साथ, और राइटर होता है जो आपको मतलब आप बोलते हैं और राइटर लिखता है। तो 10th में पेपर दिया और पहली बार जब पेपर दिया उसी में 81% मार्क्स आए, तो उससे लगा कि नहीं अब तो करना ही, आगे जो भी करना है जैसे भी करना है। तब तक मुझे टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं था, थोड़ी ब्रेल आती थी और मम्मी पापा रिकॉर्ड कर देते थे तो उससे थी। पर ये पेपर हुआ उसके बाद मुझे टेक्नोलॉजी का, कभी पेरेंट्स किसी मैगजीन में पढ़ रहे थे कि तब नया नया स्क्रीन रीडर शुरू हुआ था, तो वो जाना मैंने, तो मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक रहा है हमेशा से। तो घर पे ही फिर मैंने सीखना शुरू किया एक्सपेरिमेंट्स। एक घर पे डेस्कटॉप था तो उस पे थोड़ा बहुत हाथ वगैरह ऐसे चलाने शुरू किए, तो खुद ही सीख ली टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर वगैरह साथ में पढ़ाई के साथ। और 12th में भी ऐसे ही बोर्ड्स के दिए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंटली। तो क्योंकि मैं घर से पढ़ रही थी और स्कूल मुझे नहीं गई मैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंटली करना था, तो घर पे जब टाइम होता है, एक तो होता है कि आप सैड रहो कि आप नहीं जा रहे बाहर और सभी साथ में ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या फिर होता है कि उसी टाइम को किसी अच्छी जगह पे लगा लो। तो उस वक्त मैंने फिर टेक्नोलॉजी में एक पैशन आया, वो सीखना शुरू किया, स्क्रीन रीडर सीखने शुरू किए। उस वक्त ऑरकुट आता था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था नेटवर्किंग, तो वो ज्वाइन किया, ब्लॉग ज्वाइन किया। साथ में टेक्नोलॉजी पे तो हाथ बिल्कुल साफ किया ही, बट साथ ही साथ इसी वक्त मैंने हारमोनियम का शौक था मुझे हमेशा से, बचपन में पियानो जो भी मतलब कैसियो जो होता है वो जो भी गाना होता था मैं ऐसे ही निकाल देती थी कि चलो 2 मिनट में निकाल दी। तो वो साथ में पढ़ाई के साथ साथ वो डिप्लोमा किया साथ में हारमोनियम में, और तबला के भी मैं बेसिक्स जानती हूँ तो तबला भी मैंने डिप्लोमा किया अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज। पर ज्यादा शौक गिटार का था। तो जब ग्रेजुएशन शुरू हुई तो तब तक मैं ये जान चुकी थी कि डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह मिलनी है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए कि किसी और बच्चे को जो कि विकलांग है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तब से मैंने ज्वाइन किया एक मतलब तब मैंने ये सोचा कि कुछ तो साथ साथ में करना है। तो तब कुछ एक फ्रेंड थे मेरे 3-4, वो सोच रहे थे कि रेडियो स्टेशन एक ऐसा शुरू करते हैं जो ऑनलाइन हो और ब्लाइंड चलाते हो, विजुअली इम्पेयर्ड चलाते हो। तो उनके साथ मिलकर रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया 2014 में, 2014 में, और वो दिन है और आज है। तो ये वॉलंटरी चल रहा है, मतलब ये पैशन, मतलब कह सकते हो कि पैशन की तरह ये चल रहा है, और यहाँ पे मैं कंटेंट मैनेजर और आरजे हूँ। तो ये एक साइड है। इसके सिवाय साथ ही पहले जो सबसे पहला बूस्ट मिला वो तब था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंट कर रही थी, बिकॉज मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जो छोटी है और वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो इतना ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कुछ था नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डेंटली वो मैंने पढ़ाई की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, और वो भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंटली की, क्योंकि मुझे था कि जो लोग कहते हैं कि छोटे शहर में नहीं हो पाता या इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आई वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस। मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे तरीके अलग हैं पर जो गोल है वो सेम है। तो तब साथ में एक हिमाचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे बोलता है लैपटॉप, फोन बोलता है, तो उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला बुलाया 2014। तो वहां गई, तभी मीडिया सभी जितना भी उन्होंने कवरेज किया, और वहां पे वंडर गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी टाइटल दिया। तो उसके बाद से ये था कि उन्हें भी लगा कि बहुत से हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे थे विजुअली इम्पेयर्ड, उन्होंने भी रेडियो पे वहां पे न्यूज में सुना, और वो भी जाके उन्होंने अपनी एडमिशन ली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में। तो उन्हें पता लगा कि ऐसा हो सकता है, यही नहीं कि हम खाली बुनाई और चेयर बुनना और इनमें ही नहीं, अगर हम और कुछ चाहते तो वो भी कर सकते हैं।
तो वो एक बूस्ट था। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी सोसाइटी के लिए करना चाहिए, मतलब कम्युनिटी के लिए करना चाहिए और इंक्लूजन लानी चाहिए। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंटली की। साथ में ये जो जितना भी म्यूजिक है, टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ सीखा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि मुझे आगे काम क्या करना है। एक तो होता है मास्टर्स के बाद क्या पीएचडी साइड चले जाओ क्योंकि इंग्लिश है, पर मुझे था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो मेरी सिस्टर ने एक बार सजेस्ट किया कि कहीं पे जॉब है और वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑनलाइन ही आपने काम करना है। तो मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने नहीं बताया एम्प्लॉयर को कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ले लिया और मतलब उन्हें पसंद आया काम। 6-7 मंथ्स मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने 7 महीने बाद मुझे 3 छुट्टी लेनी थी एट अ स्ट्रेच एक साथ, क्योंकि तब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, एनसीपीईडी यूनिवर्सल एम्फेसिस अवार्ड। तो उसके लिए मुझे दिल्ली जाना था 2 दिन। तो तब उन्होंने बोला कि छुट्टी क्यों चाहिए। तो तब मैंने अपने एम्प्लॉयर को, जो कि बॉस था वहां का, तो उन्हें मैंने फोन पे ही बताया कि देखिए काम मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप खुश हैं, पर अभी मैं आपको कुछ बताऊंगी तो उसके बाद कुछ टर्म्स नहीं बदलनी चाहिए कि आपको पता लगेगा कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो शायद ये ना हो कि आप। तो वो उन्हें मैंने बताया, दे कुडंट बिलीव, उन्हें नहीं लगा, मतलब वो बिलीव नहीं कर पाए कि काम एक ऐसा इंसान कर रहा था जो सुन के करता है। तो तब पहली बार मुझे लगा कि अवेयरनेस क्रिएट करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके कुछ एम्प्लॉइज थे, उन्हें भी अवेयर किया। तो उसके बाद साथ में जब मैं जॉब कर रही थी तब भी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो साथ में मैंने अपना एक पेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें मैं अकेले जाती हूँ स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में। वहां जाके मैं पहले तो फोन करती हूँ उनकी फैकल्टी मेंबर्स को, एंड आई कॉल देम, आस्क देम, टेक देयर परमिशन कि अगर वो थोड़ा टाइम, मतलब असेंबली का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा टाइम दे, मुझे आके थोड़ा सेंसिटाइज करना है। तो कन्विंस करना मुश्किल होता था क्योंकि अक्सर स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो शायद चैरिटी चाहता है। तो पर मैंने कहा ये चैरिटी नहीं है, ये आपकी ही मदद है, आपके ही स्कूल और आपके ही बच्चों को ज्यादा, और फैकल्टी मेंबर्स को ज्यादा अवेयरनेस होगी। तो आई कुड कन्विंस देम। तो धीरे धीरे अभी आज तक मैं 11-12 स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग अलग विजिट कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं जाती थी असेंबली में 10 to 15 मिनट्स की मैं प्रेजेंटेशन देती थी, लैपटॉप का डेमो देती थी, कैसे लैपटॉप बोलता है, कैसे मैंने काम किया। एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में मैं बताती थी 2009, जिसके आधार पे कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन किसी भी विकलांग बंदे को, इंसान को कह नहीं सकता कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब मैंने काफी अवेयरनेस क्रिएट की। ये विजुअली इम्पेयर्ड ही नहीं, इन इंस्टीट्यूशंस में जाके मैं कहती थी कि अगर कोई और भी प्रॉब्लम है सुनने की या चलने की, आप मुझे बताइए। मेरी कम्युनिटी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मतलब जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को जो इन इम्पेयरमेंट से भी जूझ रहे हैं। तो उस तरीके से मैं उनके अंदर मीडियम बनी और वो काफी लोगों ने, मतलब जो थोड़ा असेंबली में हिचकिचाते थे कि कैसे बोला जाए सबके सामने, वो फिर इसके बाद जैसे मैं वहाँ पे सेशंस करती थी, तो सेशंस के बाद वहाँ पे ऑफिस में या फिर थोड़ा टाइम रिसेप्शन एरिया में 10-15 मिनट्स में देती थी कि किसी पर्सनल या फिर किसी ने कुछ पूछना है। तो दिस वेंट वेरी गुड। काफी लोगों ने पूछा, बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब लगा पता कि अच्छा ये भी हो सकता है। और काफी स्कूल्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को देने भी लगे एडमिशन, तो एडमिशन भी देने लगे और कईयों ने मुझे बताया भी। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज, जो पहला मेरा सेशन था सेंसिटाइजिंग सेशन, वो उसी स्कूल में था जहां से मुझे निकाला था 8th क्लास में। तो दे मेंशन्ड इट ऑल्सो कि उस वक्त मैनेजमेंट बदल चुकी थी जब मैं गई अभी सेशन के लिए, बट उन्होंने बोला कि ये हमारे ही स्कूल से निकाला गया था और ये ऐसे है। तो ये सब साथ में मैं करती आई हूँ, मतलब कि जस्ट फॉर द कम्युनिटी, और ताकि और किसी इंसान को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जब मैं ये इसके बाद जब जॉब शुरू की 2016 के बाद, तो उसमें भी तब मुझे था कि थोड़ा मोबिलिटी पे भी काम करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स के लिए भी देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और कुछ मतलब 1-2 साल में फिर मुझे मिले 2 कोच जो कि मतलब नॉर्मल लोगों को सिखाते थे, पर मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे अकेले सिखाना शुरू किया, बट डबल पे लेते थे वो। तो आई यूज्ड टू पे देम डबल, और उन्होंने हाथ पकड़ के थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया धीरे धीरे। तो उसके बाद मैं सीखती गई मार्शल आर्ट साथ में, और अभी 5 बेल्ट है मेरे पास, सबसे रिसेंट ब्लू बेल्ट है। फिर पेंडेमिक आ गया, मतलब बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि वो जो 2 कोच थे उन्होंने थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन की ऑन विजन इम्पेयरमेंट की वजह से, थोड़ा बहुत हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आई हैव टू लीव दैट, क्योंकि उनका थोड़ा बिहेवियर बदल गया था। एक और कोच मिले, उनके साथ भी काफी सीखा, फिर उनकी ट्रांसफर हो गई। फिर पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक आया, देन आई थॉट कि चलो अभी 5 बेल्ट हैं, ये मैं घर पे ही प्रैक्टिस करूंगी, जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं वो सीखा। और साथ में जिम भैया की मदद से, अपने ब्रदर की मदद से घर पे छोटा सा जिम किया, मतलब डेवलप।
मतलब लड़कियों को वैसे मेकअप वगैरह इन चीजों का शौक होता है, मुझे था कि नहीं लाइक थोड़ा वेट लिफ्टिंग का थोड़ा बहुत सामान जिससे थोड़ा स्ट्रेंथ भी और बढ़े मार्शल आर्ट्स कराटे के लिए। यहाँ पे मैं आप सवाल पूछना चाहती हूँ। बताइए। आपने कहा कि लड़कियों को मेकअप लेकिन आपका जिम शौक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर ऐसी चीजें नहीं होता है तो हम ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीतते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो या फिर बॉक्सिंग में। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट वही था जितनों को मैं जानती हूँ तो उन्हें होता था कि बर्थडे पे हमें कोई ड्रेस दे है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ कि जब भाई वगैरह कोई पूछता था क्या चाहिए तो मैं बोलती चलो एक डंबल दे दो। तो इस तरीके से मैंने बोला कि मतलब वो शौक मुझे भी है बट प्रायोरिटी मेरे लिए लाइक ये है। और विजुअली इम्पेयर्ड में मैंने देखा कि जैसे होता है जूट जितने भी ये है इस तरीके के मार्शल आर्ट्स है, इनमें कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड लड़का लड़की नहीं है कराटे में, या फिर अगर कोई भी मार्शल आर्ट देख लो। तो मेरा है सपना कि अगर फ्यूचर में जाके मैं ब्लैक बेल्ट पा पाऊँ कभी आगे और अच्छा ट्रेनर मिले तो आई विल ट्राई फॉर ब्लैक बेल्ट। और उसके बाद मैं सिखाना चाहूंगी लड़के लड़कियां दोनों को मार्शल आर्ट्स थोड़ा बहुत जितना सिखा पाऊँ, क्योंकि तरीका अलग होता है सीखने का, क्योंकि आपको कितनी दूर है कोई नहीं पता लगता कहाँ से आ रहा है मुक्का। तो ये पूरा प्रोसीजर काफी मतलब टफ रहा बट अच्छा रहा, नई नई चीजें सीखने को मिली। तो ये साथ में मार्शल आर्ट्स का स्टार्ट हुआ और इस तरह से मतलब डेवलप होता रहा। और मैराथन भी इसी दौरान मैंने एक मैराथन में भी भाग लिया जिसमें सभी लोग नॉर्मल थे, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं थी किसी को। तो मैं भी उसमें दौड़ी और सरप्राइजिंगली 10 किलोमीटर की थी, 10 किलोमीटर की। और जो थर्ड नंबर पे जो ओवरऑल मतलब आई थिंक 2000 सम लोग थे, उन पे जो थर्ड नंबर पे लड़की थी वो उसका मिनट्स कुछ 1 घंटा 25 मिनट्स थे, और जो मेरे मिनट्स थे वो तो 1 घंटा 27 मिनट्स। तो मैं 2 मिनट से रह गई, अदरवाइज इट वेंट वेरी गुड। तो मतलब इन चीजों का शौक है तो इसलिए कर लेती हूँ मैं, तो ये साथ में चलती रहती है। आज भी लाइफस्टाइल ऐसा ही है। और 2000 मतलब पैराग्लाइडिंग भी एक बार की है मैंने। तो इन चीजों का शौक है कि ठीक है जो जब कर सको करो। और हालांकि ये तो रहा है कि जैसे कहते हैं ना, जब मैंने कराटे सीखना शुरू किया तो मैंने डॉक्टर से बात की। श्रॉफ आई सेंटर है फ्लैश कॉलोनी दिल्ली में, तो वो मेरे डॉक्टर रहे हैं। अभी भी मैं जाती हूँ 3 to 4 मंथ्स के बाद उन्हें मिलने। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए मार्शल आर्ट्स कराटे, कुछ लग सकता है या प्रेशर बढ़ सकता है, बिकॉज मुझे ग्लूकोमा है। तो उन्होंने 2-3 चीजें, मैंने बोला करूंगी तो मैं बिल्कुल, पर आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या नहीं करना। तो उन्होंने कहा जिसमें भी आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स मैं लेती हूँ, पुलअप्स पुशअप्स नहीं करती हूँ, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हुए हैं। तो इस तरीके से अपने रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं, तो वो निकल रहे हैं और ऐसे चल रहा है। अभी कल ही बेंगलोर में हूँ तो कल रॉक क्लाइंबिंग की मैंने, विच वाज मतलब जो मेरे साथ थे वो जितना ऊपर जा पाए मैं पूरा ऊपर जाके कुछ सायरन टाइप होता है वो दबाया और वो पूरा कंप्लीट भी किया। तो अच्छा लगता है, मतलब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और लोगों को भी लगता है कि चलो विजुअली इम्पेयर्ड है इसको ये नहीं कि ये नहीं कर सकते, तरीके अलग है, मैं कर सकते हैं जी जी। तो इस तरीके से चल रही है जिंदगी। बातें इतनी हैं आपके पास कि हम रोक भी नहीं सकते आप। नहीं आप पूछिए, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप स्पेसिफिकली जो पूछना चाहती हैं वो पूछिए। नहीं आप जो भी बता रहे हैं उससे हमारे अंदर भी अवेयरनेस बढ़ रही है कि कैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और मैं भी आप जैसे लोगों को सुनती हूँ मन की आंखों से, मुझे लगता है ये मोटिवेशन सिर्फ जो विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली चैलेंज्ड है उनके लिए नहीं, एक साधारण व्यक्ति के लिए भी एक मोटिवेशन है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और इसमें उम्र या कोई भी सीमाएं आपको रोक नहीं सकती है। जेंडर है, कलर है, ये कोई भी सीमा रोक नहीं सकती है, ये साबित करते हैं आप लोग। दिव्या जी, जैसे आपने मार्शल आर्ट्स की बात की तो कई बार हम सुनते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो ज्यादातर जूडो खेलते हैं जी। जैसे आपने कहा कि मुक्का कहाँ से आ रहा है ये समझना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मैं भी यही समझना चाहती हूँ कि कैसे खेलते हैं आप लोग, क्योंकि एक होता है कि व्यक्ति कब कैसे किस डायरेक्शन से हाथ उठा रहा है, कैसे आक्रमण कर रहा है, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप डिफेंस नहीं कर पाएंगे। पहले तो खुद को बचाए, उसके बाद दूसरों के ऊपर अटैक करें। तो खुद को बचाने के लिए भी आपको पता हो कि वो हाथ उठा रहा है या पैर उठा रहा है, वो कौन सी चाल चला रहा है, कैसे आप खुद को बचाएंगे, ये कैसे आप समझते हैं?
देखिए, ये शुरू में होता था कि मुझे भी, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि कराटे में ये है कि अगर कोई आप टूर्नामेंट के लिए आते हैं, एक होता है काता। काता होता है एक परफॉर्मेंस, होता है कॉम्बिनेशन ऑफ किक्स एंड पंचेस एंड ब्लॉक्स। तो वो एक काता होता है जो हम कर सकते हैं। और साथ में एक होता है कि अगर आप प्रोफेशनल टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो टूर्नामेंट में होता है फाइट, 1-to-1 फाइट होती है। उसके लिए आप मेडिकली फिट नहीं माने जाते और आपको अलाउ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो दे वॉन्ट अलाउ, क्योंकि मेडिकली वो नहीं परमिट करते कि आप फाइट में जाएं, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो सीधे आपकी आई को टारगेट करेगा। तो वो वाला एरिया नहीं होता इसमें। बट इसका जो साथ में जो चलता है वो होता है बेल्ट, कि यू आर स्किल्ड एंड यू हैव एक्सेल्ड इन दिस। जैसे सिलेबस होता है स्कूल में, वैसे ही ये सिलेबस चलता है और बेल्ट बढ़ती जाती है। जैसे पहले व्हाइट थी मुझे, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, अब ब्लू। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे पता लगता है, तो शुरू में नहीं पता लगता था, उसके बाद थोड़ा आदत हो जाती है। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, बट थोड़ा बहुत ना कुछ होने से तो बेटर ही है। तो होता था कि इसमें ये कहते हैं कि आपको जितना मारना आना चाहिए उससे ज्यादा सहना आना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी प्रैक्टिस करते थे रोज सुबह या शाम को जब भी सेशन होता था, तो ये होता था पहले आपको 50 पंच पेट में खाने ही खाने हैं। कोच जो है वो आपके पेट में 50 to 100 धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो वो पंच मारते ही मारते थे। और उसमें भी ये था कि एक लॉक टेक्निक बताई थी कि लॉक करते हैं, तो वो लॉक कर लो अगर आप पेट, तो आपको नहीं फील होता। लिटरली अगर कोई भी मारेगा तो आपके पेट लॉक रहता है, जिससे यू कैन बैलेंस योर बॉडी। तो वो समय और टेक्निक के साथ आता है, और जितना आप खाते हैं उतना आप सहन कर, मतलब सहनशीलता बढ़ जाती है। तो कंडीशनिंग भी होती थी, जैसे हमें पैड्स वगैरह पहना के टांगों पे, हाथों पे, और वो किक्स मारते थे लेग्स पे, थाइस पे। तो इस तरीके से कंडीशनिंग भी बढ़ाते थे, क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये डिफेंस के लिए होता है कराटे, मार्शल आर्ट। ये किसी पे अटैक करने के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सीखा, और काफी बार मुझे किक्स पड़ी, मुक्का पड़े। तो वो वाला तो सही आप कह रहे हैं कि वो पढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि नहीं पता लगता कहाँ से आ रहे हैं। पर धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है, या तो आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि कौन सी चीज किस तरफ से आ सकती है। तो तभी वो ब्लॉक्स वगैरह सबसे होता है कि ब्लॉक्स आप सीधे अगर ब्लॉक करेंगे तो वो कहीं भी मार रहे हैं तो बच सकते हैं। तो वो टेक्निक्स हैं कि ब्लॉक्स अगर मुंह पे आ रहा है तो मुंह का ब्लॉक, पेट का ब्लॉक, लेग साइड का ब्लॉक, और कुछ टेक्निक से आप थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाता है। पर अगर आप नॉर्मल इंसान और एक विजुअली इम्पेयर्ड का कंपेयर करें तो वो एक डिसएडवांटेज है कि आपके चांसेस अगर उनको 10 में से 8 पड़ेंगे मुक्के, तो आपको 10 के 10 भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से रहता है जी। सो आपने कभी कोशिश की ओलंपिक्स में इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करने की? देखिए, ओलंपिक्स का तो ये है कि ओलंपिक्स में ये साथ में, जैसे मेरा पैशन, मैंने बोला कि ये पैशन है, प्रोफेशन मेरा राइटिंग में है, तो इसलिए मैं उसमें हूँ। तो ओलंपिक्स में मुझे काफी बार बोला कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करते। मुझे कॉल भी आई थी कि आप ट्रेनिंग लीजिए आके, तो इसलिए ओलंपिक्स नहीं किया। मेरा पर्पस ये है कि मुझे ना ओलंपिक्स में जाके ये नहीं है कि ठीक है आपको वहां पे जाके मिल गया कि आप ओलंपिक हैं। तो साथ में मैंने सोचा कि मुझे सिखाना है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो सेल्फ डिफेंस के लिए ही मेनली मैंने सीखा है। तो क्या मतलब कि ओलंपिक्स भी, मतलब मुझे, मेरी परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि मुझे साथ में पढ़ाई कर रही थी मैं, और फिर मैंने जॉब जो चूज किया तो उस बारे में मैंने सीखा था। तो इस तरीके से चलता है। तो पर ओलंपिक्स में अगर आगे जाके कभी मुझे लगता है तो रहेगा, पर मेरा मकसद ये रहा है कि मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाना है विजुअली इम्पेयर्ड बॉयज एंड गर्ल्स को। और काफी कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाती भी हूँ, ऑनलाइन बताती भी हूँ। तो बट मैं चाहती हूँ कि एक बार ब्लैक बेल्ट मिले तो उसके बाद मैं आई विल टीच देम, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई वांट टू मेक देम लिटिल इक्विप्ड विद दिस। तो ओलंपिक्स के बारे में मैंने नहीं सोचा जी। सो दिव्या जी, हाँ जी, ये ठीक है कि आप राइटिंग को अपना प्रोफेशन मानते हैं और जी, ये चीजें आप पैशन के तौर पे करते हैं जी। आपने कहा कि ये कराटे वगैरह डिफेंस के लिए आप सीख रहे हैं, तो डिफेंस तभी आप समझ पाएंगे आपको खुद को बचाना है या डिफेंड करना है जब सामने वाले व्यक्ति का आता है, और जिसके लिए आपने कहा कि आपको पहला तो खाना ही पड़ता है मुक्का। नहीं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं खाने के। जैसे जब हम करते थे तो हमें भी हिट करते थे इधर उधर से, एक साइड कोई कर रहा है, एक साइड कोई कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर ये होता है ना कि आप बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, पर अगर आप जा रहे हैं और आपको पता है कि आप सीख चुके हैं, आपको कुछ आता है, तो इट इज सर्टेनली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई होता है। और अगर आपने एक खा लिया, सपोज उन्होंने मेरे मुंह पे पंच कर दिया, देन आई नो द सेकंड टेक्निक कि अगर उन्होंने पहला टेक्निक अगर किया तो आई कैन काउंटर देम।
तो वो बात है, पहला खाने की सहनशीलता सीख लो, उसके बाद दूसरा आप खिलाओ, तो उस तरीके का है। तभी कहते हैं ना, एक मतलब जैसे कहते हैं कि आपको सहने की वो होनी चाहिए, तो सह लिया एक, तो उसके बाद आपको पता है कि कितनी दूरी पे कितना बड़ा इंसान है, तो उस तरीके से टेक्निक रहता है। और ये प्रैक्टिस होती थी, मतलब मेरे कोच मुझे बहुत 20-30 पंचेस किक्स बहुत खाए हैं, तो वो तैयार ऐसे ही करते हैं कि इस तरीके से आपको अगर एक पड़ गया तो आपको सेकंड डिफेंड कैसे करना है या फिर कैसे आपको काउंटर करना है, तो इस तरीके से चलता है। जी, बहुत सुंदर। कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जब आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या यही चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं और कहीं पे कमेंट करते हैं कि क्या जरूरत है तुमको, अरे ये देखो आई सीखने के लिए, किसको उद्धार करना है, बहुत सारी चीजें। मार्शल आर्ट मैंने एक्चुअली जब मेरी पढ़ाई भी हो गई, MA भी हो गई, उसके बाद मैं जॉब कर रही हूँ, तब सीखना शुरू किया। तो तब ये मुझे कहा गया कि क्या जरूरत है, पहले तो एक लड़की हो, लड़कियां वैसे ही कम सीखती हैं, और उसके बाद आपको भी प्रॉब्लम है तो क्यों सीख रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई अब ऐसे तो मुझे जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तब भी कहा था कि भाई पढ़ रहे हो क्यों, क्या पढ़ना है। आप सरप्राइज होंगी, जब मैं आई थिंक 4 साल की थी तो एक हेड थे यहाँ पे कहीं पे पंजाब में किसी न्यूज चैनल पे, तो माय पेरेंट्स वेंट टू देम एंड दे आस्क्ड कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो क्या सोचते हैं आपकी, क्या होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तब। तो उन्होंने बोला चलो ऐसे बच्चे को तो घर पे डोमेस्टिक काम के लिए रखा जा सकता है, झाड़ू पोछा एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये मेंटेलिटी रही है, और ये चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी चीज हो, ये रहेगी, वही तो चेंज करनी है हमने। अभी आप सरप्राइज होंगे, वो 3 साल की उम्र में उन्होंने, लेडी ने बोला था 3-4 साल की उम्र में, और उन्हीं लेडी ने 2014 में मैंने परफॉर्मेंस दी थी गिटार पे चंडीगढ़ में, वहां पे वो थी एंड माय मॉम वाज आल्सो देयर एंड शी वाज क्राइंग, आई मीन शी वाज वीपिंग एंड माय मॉम टोल्ड मी दैट नाइट कि दिव्या सी आई टेल यू समथिंग, वो जो लेडी हैं वो थी और वो चुपचाप देख के कि यू आर परफॉर्मिंग सो वेल, शी लेफ्ट द इवेंट। तो इस तरीके से था, मतलब कि उन्होंने तब मुझे बताया कि तुम्हारे बारे में ये बोला था उन्होंने व्हेन यू वर टॉडलर। तो ये जो आप कह रही हैं कि ऐसे क्यों करते हो या लोग क्या कहते हैं, वो तो हमेशा से कहते हैं। 10th में भी जब मैंने पेपर दिए तो जैसे होता है ना कि 81% मार्क्स आए तो वी वर हैप्पी, वी डिस्ट्रीब्यूटेड सम स्वीट, तो आसपास जितने लोग थे, नेबर्स है, तो वो कहते थे कि अरे चलो गुड, पास तो हुआ, मतलब इस तरीके की मेंटेलिटी रही है। तो वो ही चेंज करने में लगे हुए हैं। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लोग कहते हैं पर वो कहेंगे और हम सुनेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कई जगह पे हमको बहरे भी बनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्किल है, कई बार थोड़ा लगता भी है, क्योंकि मुझे कई बार कह भी देते हैं कि अरे आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लड़की हो, उसके बाद VI हो, तो डोंट यू थिंक इट्स अ डबल डिसेबिलिटी। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम बिग ऑर्गेनाइजेशंस हेड साइड, उन्होंने मतलब हेड थी हो तो उन्होंने बोला ये। तो इस तरीके की बातों को आप जस्ट हंस के टाल दो, यही कर सकते हो, अब किसको कितना समझाएं। जी, मुझे इसी बात पे ऐसा लगता है कि जब दुनिया अंधी हो जाती है तो हमको बहरा बनना पड़ता है, तभी जाके जीवन में हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल। तो जो फिजिकली दृष्टि नहीं है वो अंधे नहीं है, लेकिन जो काबिलियत नहीं देख पाते हैं वो अंधे हैं। वही नजरिया की बात है, और ये वही नजरिया ये सारी जगह ही खराब है, चाहे आप सोसाइटी की बात कर लें, चाहे आप कॉर्पोरेट की बात कर लें। कॉर्पोरेट में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन रही है और मुझे काफी बार जॉब से निकाला गया है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी होती है, हम स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, तो कई बार क्या होता है किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो और उनकी जो सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम्स हैं वो नहीं है, अगर स्क्रीन रीडर फ्रेंडली या एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे एक्सेसिबल नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं काम पे पर आपको छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जनवरी 2022 में एक मेरे क्लाइंट थे US की कंपनी, और उनके साथ आई वाज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो वो बहुत खुश थे 6 महीने मेरे काम से। 6 महीने बाद दे इंट्रोड्यूस अ न्यू सॉफ्टवेयर जिसपे मुझे थोड़ा सा यूज करना था उस सॉफ्टवेयर को, तो वो मेरा स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ पाया। स्क्रीन रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो स्क्रीन पे जो भी आता है वो पढ़ के बताता है, तो वो डिवाइस नहीं पढ़ पाया तो मैं वो एक्सेस नहीं कर पाई। तो आई टोल्ड देम कि सी ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी टीम मेंबर्स में से 2 मिनट का काम है, ये अगर ये सॉफ्टवेयर का ये जो पार्ट है इतना सा वो कर दे। दे सेड सी आपका काम बहुत अच्छा है दिव्या, बट आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, बिकॉज हमारा ये इतना मतलब स्क्रीन रीडर वगैरह ये एक्सेसिबल नहीं है। एंड ये हिपोक्रेसी है आपको बोलूं तो, क्योंकि जब ये मैंने ज्वाइन की थी कंपनी एज मतलब पार्टनर, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम बहुत इंक्लूसिव हैं और हम यूनिवर्सल लेवल पे काम करते हैं, USA में हैं, वी आर वेरी इंक्लूसिव, बट जब टाइम आया और जब उनको थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना था उन्होंने नहीं किया। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रही है, और शायद यही एक कारण है कि मैं आज फ्रीलांसिंग बिजनेस में हूँ और एक जॉब में नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, काफी जॉब्स मैंने ज्वाइन की
उनका ये होता है कि उनका कभी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी तेज बदल रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप जोमेटो ले ले या कोई भी एप्लीकेशन ले ले, पेटीएम ले ले, गूगल पे ले ले, तो वो हर हफ्ते या हर महीने एक नया अपडेट आ जाता है। उससे क्या होता है, जो एक्सेसिबिलिटी पे काम किया होता है वो फिर से करना पड़ता है, तो दे निग्लेक्ट, वो सोचते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग की जो क्वांटिटी है या फिर जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो हमें फिर एक्सेसिबल नहीं रहता, हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो वही अब जब ऑफिस में होता है और एम्प्लॉयर, जबकि ये राइट है, आप यूनिवर्सल इंडिया में भी ये राइट है, आई कैन लॉ, आई कैन स्यू देम, बट अब इतना पैसा इतना टाइम कौन लगाए कि उनके ऊपर केस करे। तो तब मैंने छोड़ा और उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस में इसीलिए आ गई कि 4-5 क्लाइंट हैं, 4-5 क्लाइंट आई है। अगर एक क्लाइंट के साथ कोई एक्सेसिबिलिटी इशू आ जाता है तो इट्स ओके, आई हैव अनदर क्लाइंट ऑल्सो। तो ये एक रीजन रहा कि फ्रीलांसिंग बिजनेस में मैं आई। अदरवाइज तो जॉब्स वगैरह काफी ऑफर आते हैं, पर एक डर रहता है कि कब एक्सेसिबिलिटी ही होता है ना, स्टेक पे हो जाए, एक्सेसिबिलिटी ना हो तो फिर वो कह देंगे कि जॉब से निकलो। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा देखी है मैंने। जी। तो जब ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस और डिमोटिवेशंस आप फेस करते हैं, आपको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? कैसे फिर आप अपने आप को फिर से सेटबैक करके आगे बढ़ते हैं? पहली बात तो ये लगता है कि जब रास्ते पे चले ही थे तो अब बीच में क्यों रोकना है। बट कई बार होता है कि बहुत सैड होता है फील, क्योंकि कोई नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते, और जो समझ पाते हैं उन्हें समझा के और दुख देने वाली बात होती है, तो कई बातें अपने तक रखनी बेटर होती है। पर ये मोटिवेशन कहूँ तो मेरे पास एक पेट डॉग है, तो मुझे पेट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और म्यूजिक मैंने इसीलिए सीखा है टू हील और टू सेलिब्रेट लाइफ। तो म्यूजिक बजाते तो इट लाइक डिटॉक्सिकेट करता है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। तो म्यूजिक जब मैं बजाती हूँ तो आई फील मेडिटेटेड। या फिर फिटनेस का भी थोड़ा वर्कआउट अच्छा किया तो वो मोटिवेशन मिल जाती है। तो क्योंकि पता ही था कि इस रास्ते पे निकलोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, और वो आई भी है, पर चल रहा है। जी। हमने प्रोफेशन की, काम की बहुत सारी बातें की हैं जी। थोड़ा बहुत हम पर्सनल लाइफ में जाते हैं। जरूर। कहा कि आप ट्विन सिस्टर्स हैं। हाँ जी। पहली बार हम ट्विन सिस्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बात है, कई बार हम ये चीजें देखते या सुनते हैं कि जो ट्विन्स होते हैं उन लोगों की या तो आदतें बहुत सिमिलर होती हैं या क्वाइट ऑपोजिट होती हैं। तो आप दोनों वैसे तो हम काफी ऑपोजिट हैं अपनी आदतों में, पर कई बार ऐसा देखा है कि जैसे वो बाहर पढ़ती थी, लाइक मैं अपने होम टाउन में रहती थी, शी यूज्ड टू स्टडी इन चंडीगढ़ और अदर कहीं पे। तो कई बार होता था जैसे वो पार्टी वगैरह या फिर कोई इवेंट हो गया कॉलेज का, तो सेलिब्रेशन चल रही होती थी एंड शी यूज्ड टू फील वेरी लो एकदम से। तो देन उसको स्ट्राइक करता था कि क्या हो सकता है, सब कुछ सेलिब्रेशन सब सही है, क्यों? तो देन शी यूज्ड टू कॉल मी, और तब मेरा को शायद होता था कभी कि मूड ठीक नहीं है, तो वो एक कनेक्शन है। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे एकदम से लो फील होता है, ना कॉन्टेक्ट है कि आई यू ओके। तो वो वाला थोड़ा सा वो वाला कनेक्शन है। अदरवाइज आदतें उसके इंटरेस्ट अलग हैं और मेरे थोड़े अलग हैं। जी। उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है? लाइफस्टाइल उनका मुझे ज्यादा फिटनेस में है, उन्हें इतना फिटनेस में नहीं है। मुझे म्यूजिक में, उन्हें पेंटिंग में है। उनका प्रोफेशन वो डिजिटल मार्केटिंग राइटिंग में भी नहीं है, और उन्होंने जर्नलिज्म करके मास्टर्स में इंग्लिश करके MBA की है, और वो अभी IT में है और उसमें ब्रांडिंग एरिया में है। तो इस तरीके से दोनों की थोड़ा आदतें, कह सकते हो कि आदतें अलग हैं, पर मैं ये कहूंगी ये बेनिफिट रहा है कि क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिला, तो उसकी वजह से काफी हेल्पफुल रहा कि जैसे ट्विन है तो वो साथ में जैसे जैसे करना वैसे वैसे मैंने भी करना, तो वो एक हेल्पफुल रही चीज मुझे। जी। बचपन में दोनों एक जैसे होते थे? कई बार ये देखते हैं ना, अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रोता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है, बट आईज की वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ कि जैसे एक रो रहा है तो दूसरा, वो वाला नहीं। हाँ जी। तो जब आप दोनों ट्विन्स हैं, उनको आप जब देखते हैं, आपको लगता है कई बार कि सिर्फ मुझे ही क्यों ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरी विजन क्यों चली गई, क्या डेफिशिएंसी थी, ऐसा अभी कुछ थॉट्स चलते आपको? ये बहुत इतना ज्यादा नहीं, बहुत कभी कभी हो जाता है कि शायद अगर मैं देख पाती तो शायद जिंदगी कुछ और होती। पर फिर सोचती हूँ कि नॉर्मल लोग तो सभी नॉर्मल तरीके से जी ही रहे हैं, तो एक नए तरीके से आप जी रहे हो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो जब भी बुरा लगता है तो फिर कुछ सोच लेते हैं या पीछे मुड़ के देख लेती हूँ कि कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, तो वो मुझे एकदम से थोड़ा बूस्ट दे देती है चीज। अदरवाइज
ऐसे ज्यादा लगा नहीं, मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है। मतलब मुझे क्या रहता है ना, सेंसिटाइज करने का बहुत शौक है। तो एक बार मैं अपने फादर के साथ दिल्ली से नंगल आ रही थी, इट्स 7 आवर्स जर्नी बाय बस। तो रात को मैं वापस आ रही थी और एक लड़की बैठी थी मेरे साथ में, तो मेरा मन किया चलो बस में लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। तो मैंने ऐसे ही इनिशिएट की बात और फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी है, जितने लोगों को मिले आप उन्हें बताइए। देन शी सेड, उसने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि दिव्या आपको नहीं लगता कि आप लोग इतना देख सकते हैं, आपको जस्ट रोशनी इतना सा पता। मैंने बोला एक्चुअली हमारे जितना पता लगता है उतना हमने देखा ही उतना है, तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ खोया है। जैसे ना कि जैसे कई लोग, अभी किसी से मेरी बात हुई, वो लेट ब्लाइंड है, अभी 19-20 की एज में वो ब्लाइंड हुई है या विजुअली इम्पेयर्ड हुई है, तो उन्हें लगता है कि हाँ वो 2 अलग वर्ल्ड में जी रही हैं। हमें जितना मिला था हम उतने पे ही हैं, तो इतना नहीं लगता। तो वो होता है ना कि आपको जब आपने वो एक जैसे हो गया ना कि आपने इलीट लाइफस्टाइल अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपको उसकी फिर नीड भी नहीं लगती है। जी, सही कहा आपने। हाँ जी। तो आपकी पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स क्या सोचते, कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहा ही है, बचपन से ही रहा है। मतलब जब भी रहा तो जो भी क्या गाइडेंस मिली, तो जो मुझे करना था मार्शल आर्ट्स में भी उन्होंने 2-3 बार मुझे मना किया, बट फिर वो मान गए कि उन्हें पता था कि इसने करना है तो करना ही है। तो इस तरीके से इवन कई ने कहा कि बाद में जो मुझे कोच मिले थे वो एक मेल थे और आई एम अ फीमेल, तो वो कहते थे कि अकेले सिखाएंगे तो विल नॉट इट बी डिफिकल्ट। तो मैंने बोला अभी सीखना तो है, अभी देख लो आप। मतलब इस तरीके से सपोर्ट रहा है। काफी चीजों पे ना कर सकते थे, नहीं किया, तो सपोर्ट हमेशा रहा है, आज भी सपोर्ट। मतलब जैसे कभी किसी भी तरीके की जरूरत होती है गाइडेंस की तो वो बिल्कुल देते हैं। तो मोबिलिटी वाइज मैं कहूँ तो मार्शल आर्ट्स में मैं गुड हूँ, पर अगर आप कहेंगे कि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट अकेले चले जाऊँ, चली मैं जाऊंगी पर अभी तक जाने नहीं दिया। तो वो वाला आई वांट टू एक्सप्लोर दैट एस्पेक्ट। अभी नियर फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाइट केन लेके एक सिटी से दूसरी सिटी जाऊं, पर उसके लिए अभी फैमिली मानती नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर नीड होगी तो मैं बिल्कुल जा सकती हूँ। एक बार ट्रेवल किया था मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली से एक से दूसरे स्टेशन पे, तो दैट वाज क्वाइट गुड। तो ये मोबिलिटी एरिया में थोड़ा अभी वो मुझे अकेला नहीं भेजना चाहते, बट आई एम श्योर कि जल्दी मैं उनको कन्विंस कर लूँ। जी, बहुत सारी गंभीर बातें की है, थोड़ा सा गुनगुना करके सुनाइए। हाँ जी। तो चलिए। कुछ तो लोग कहेंगे गो का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भीग न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे गो का काम है कहना, गीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शांति। गीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शांति। कौन है तेरा नाम है क्या भी यहाँ बदनाम हुए थे, क्यों संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे गो का काम है कहना। सो कमिंग बैक टू योर एजुकेशन, जैसा आपने इंग्लिश किया है जी। लिटरेचर और इसमें इंटरेस्ट क्यों आया आपको? आपकी मम्मी इंग्लिश टीचर थी इसीलिए, या फिर आपको लैंग्वेजेस अच्छे लगते थे? क्या मोटिवेशन रहा? देखिए, 12th के बाद ऑप्शंस काफी लिमिटेड थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, पर एक इंक्लिनेशन होती है, जैसे कहा मैंने कि मदर इसमें थे इंग्लिश की लाइन में, तो इंग्लिश, इसलिए मुझे इंग्लिश की तरफ थोड़ा ज्यादा लगा कि इंटरेस्ट भी था, तो तब इसलिए इंग्लिश में मैंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और इसी में आगे बढ़ी। हालांकि वो चाहते थे कि मैं PhD करूं इंग्लिश में, पर मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना था, तो इसलिए मैंने वो नहीं की। पर जी, इंग्लिश में मुझे रहा है हमेशा से और उसी में आगे, अभी आजकल देखा जाए तो प्रोफेशन भी उसी में ही रहा है। तो
कह सकते हो कि इंटरेस्ट फैमिली वाइज कह सकते हो आप, मम्मा क्योंकि इस लाइन में थे इसलिए इंटरेस्ट आया। जब आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई किया है, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है, आपके जीवन को मोटिवेट करती रहती है, इंस्पायर करती है, चाहे वो कोई प्रॉवर्ब हो या फ्रेज हो या कहानी जो आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत सी लाइनें रही हैं, बट अभी मास्टर्स किए काफी साल हो गए, लाइक 2016 में फिनिश हुई, तो लाइनें कुछ पोएट काफी शेक्सपियर की काफी कुछ कह सकते हो कि पोएम्स थी तो काफी अच्छी थी, और जॉन कीट्स की काफी पोएम थी जो काफी अच्छी लगती थी मुझे। उनकी एक वुड वाली लाइन थी, कुछ लाइन थी बहुत ही स्पेसिफिक सी, तो अभी मुझे याद नहीं आ रही ध्यान में, अदरवाइज वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। पर वो इस तरीके से थी कि जब तक चलते रहो तब तक चलते रहो, वुड्स एंड वुड्स, ऐसे कुछ लाइन थी, अभी बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है, पर वो काफी करीब रहा है मेरे। जी। जो युवा साथी है जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी कमियां ढूंढते हुए निराश होकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे युवा साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं कि विजुअली इम्पेयर्ड या हियर इम्पेयरमेंट जो भी है, तो आपके रेडियो के माध्यम से यही कहूंगी कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले कह सकते हैं कि होता ना अवेयरनेस लाइए कि क्या हम कर सकते हैं। इंडिया में क्या है कि ज्यादातर लोग मेडिकल उसमें मतलब किसी जैसे कह सकते हैं कि एकदम से कहीं ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने ना बोल दी तो किसी और डॉक्टर के पास चले गए। तो अगर एक डॉक्टर ने ना कर दी तो टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है कि शायद कोई ट्रीटमेंट निकल आएगा, तो इससे अच्छा है कि यही टाइम को आप पढ़ाई पे लगाइए। तो पढ़ाई पे लगाएंगे तो बेटर है थोड़ा, मतलब क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता रहेगा उतना ही ज्यादा बर्डन बनता जाता है। तो मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि टाइम जितनी जल्दी जाता है मतलब उसे थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए। यानी कि अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो आप इंतजार करेंगे कि जब ट्रीटमेंट आएगा। तो बहुत से अभी भी आज भी मुझे किसी का फोन आया था, उनके एक फ्रेंड की अभी आईसाइट चली गई सडनली ग्लूकोमा से ही, तो दे वांटेड कि वो अभी थोड़ा डिप्रेशन में है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला आप मुझे नंबर दीजिए, मेरे को वो कॉल करें शाम को रात को कभी भी, तो मैं इस तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगी। जितना मैं सिखा पाऊंगी उतना मैं बिल्कुल सिखाती हूँ लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें टेक्नोलॉजी या जो भी है जिस तरीके से भी हेल्प कर पाए। तो मुझे यही कहना है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 साल बाद पता लगे कि आप ये कर सकते थे, वो रिग्रेट से अच्छा है कि आप आज थोड़े हाथ पैर मारें और देखें कि क्या कर सकते हैं और क्या किस तरीके से कर सकते हैं। हमेशा ये कहती हूँ कि तरीका अलग हो सकता है पर गोल हमारे एक ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब हम सोचते हैं कि कुछ लाइनें ही सीमित हैं हम कुछ लाइनों तक, तो ऐसा नहीं है। कुछ मेरे फ्रेंड्स लीगल लाइन में भी हैं, कुछ बैंकिंग में तो बहुत ही हैं, और साथ ही कुछ अलग एचआर में भी हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी काफी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का स्कोप आ चुका है। तो लाइनें बहुत हैं, बस यही है कि आप अपने आप को स्किल कीजिए, टेक्नोलॉजी जरूर सीखिए। ब्रेल आती है, बहुत अच्छी बात है, वो मुझे भी आती है, पर ब्रेल के साथ टेक्नोलॉजी हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, तभी अच्छा हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे जैसे अगर हम पर्सनल और चीजें बात करें जैसे मैरिज को लेके या फैमिलीज को लेके, तो वो भी एक अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या एक तरह माइंडसेट चलता है। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हैं और आप कितना अवेयर हैं। जी। दिव्या जी, मैं यहाँ पर कुछ हट करके एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जी बताइए। अगर आपको कोई ऐसी पोजीशन दिया जाए जी एडमिनिस्ट्रेशन में देश की, जहाँ पे आप बदलाव लेके आ जा सकते हैं, जी आप कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? तो मैं यही चाहूंगी कि हर लेवल पे जितना भी, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो हर चीज पे हर उसमें एक एक्सेसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपके लिए या किसी के लिए भी लैपटॉप है, या फिर अगर एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल दूं तो बिल्डिंग चढ़ने के लिए जैसे आपके लिए स्टेयर्स हैं, तो वैसे ही हमारे लिए किसी भी चीज को पहुंचने के लिए विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए अगर कहें तो स्क्रीन रीडर्स हैं आजकल। तो ये मैं चाहूंगी कि हर स्तर पे हर लेवल पे ये लगे। जैसे लोगों के लिए कंप्यूटर्स हैं कि वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारे लिए कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर हो जिससे हम सारे काम कर पाएं। क्योंकि कैपेबिलिटी हमें भी अगर आगे से एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट ने ही वो चीज हमें अप्लाई नहीं की है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो वो वाली चीज मैं चाहती हूँ, अभी भी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बट स्पीड बहुत ज्यादा कम है। तो वो
वो बदलाव लाना चाहूंगी कि नीचे से लेके ग्रास रूट से लेके ऊपर तक सभी जगह पे एक्सेसिबिलिटी पूरी तरीके से हो, नॉट जस्ट विजुअली इम्पेयर्ड, व्हील चेयर यूजर्स के लिए रैंप हो प्रॉपर, इसी तरीके से जो सुन नहीं पाते उनके लिए पूरी नीचे जितना भी साथ में साइन लैंग्वेज होती है वो हो, तो वो हो रही है पर पूरे स्तर से नहीं हो रही है, बहुत कम 10% 100 में से हुआ है, तो वो पूरा बदलाव लाना चाहूंगी। बहुत सुंदर। दिव्या जी, अंत जी जो रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे एक क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमारा कार्यक्रम है मन की आंखों से, तो आपको जीवन में ऐसे कौन से मोड़ पे या कौन सा पल ऐसा लगा कि जीवन वाकई में मन की आंखों से देखने वाली चीज है, स्थूल आंखें हो या ना हो मायने नहीं रखती है? वो कई बार लगता है, जैसे मुझे लगता है कि एफिशिएंसी वाइज देखें तो एफिशिएंसी मुझे ज्यादा, मतलब स्पीड करने का, काम करने की जो स्पीड है वो मुझे ज्यादा लगती है अपने आप में, कि कह सकते हैं ना कि जिस लाइन में, अगर मैं अपनी लाइन की बात करूं, राइटिंग क्या होता है, कंटेंट हमें पूरा क्रिएट करना होता है, तो जो मेरे साथ के जैसे एम्प्लॉयर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी स्पीड बहुत ज्यादा है औरों के कंपैरेटिवली, तो वो मुझे लगता है कि मैं फोकस ज्यादा अच्छा कर पाती हूँ, तो वो चीज मुझे लगती है कि नजरिया मतलब देखना जरूरी नहीं है, तो उस तरीके से ये चीजें कई बार बेनिफिट भी कर जाती हैं। जैसे कभी रॉक क्लाइंबिंग, जैसे कल की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ऊपर बहुत ऊंचाई पे थे, जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता लगता, इतनी दूर नहीं दिखते, तो हमें वो डर नहीं था, तो वो ही वाली चीज है कि वो चीज मुझे लगता है कि एक जगह बेनिफिशियल भी है। अगर आपको दिख रहा है कि आगे कुछ मुश्किल है बहुत बड़ी, तो आप डर जाते हैं, तो अब नहीं दिख रहा तो वो एक बेनिफिट रहता है, तो उस तरीके से नजरिया अलग। जी कार्यक्रम के अंत में जो रेडियो मधुबन के श्रोता है, मन की आंखों से इस कार्यक्रम के श्रोता है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, चाहे आप किसी भी, आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, बस रास्ता निकालते रहिए, क्योंकि आप जब भी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो हर व्यक्ति की लाइफ में अलग तरीके की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरा मानना ये है कि सीखते रहिए और तरीका निकालिए, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाइए, तो वो ही एक संदेश देना चाहूंगी आपके सारे श्रोताओं को। थैंक यू सो मच दिव्या शर्मा जी, आज आप इतनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचारों को, अपने जीवन के बारे में शेयर किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने आपके जीवन से और आपकी जो परिश्रम है उससे प्रेरणा ली होगी आगे बढ़ने के लिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं और आपसे विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रेडियो के माध्यम से इतने लोगों तक बात पहुंचाने का आपने मुझे अवसर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूंगी, किसी को भी मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, टेक्नोलॉजी या जैसे भी, तो मैं हमेशा तैयार हूँ, और आप मेरे बारे में उन्हें या उनके बारे में मुझे बता सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा अवेयरनेस में हेल्प कर पाऊँ आपकी। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा जी। तो ये थे आज के हमारे मेहमान। दिव्या शर्मा जी पंजाब से हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, चाहे वो म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, या फिर कंटेंट राइटिंग है, या आर्जिंग है, या फिर सिंगिंग हो। ऐसी बहुमुखी प्रतिभाशाली के जीवन को कैसे उन्होंने अपने जीवन को कैसे संवारा है, सजाया है, इन सभी अनुभवों को हमने सुना है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।